ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। मंजेश्वर केरल प्रांत के उत्तरी छोर पर स्थित एक छोटा सा कस्बा है जो कासरगोड जिले में आता है। अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण ये कस्बा सप्तभाषा संगम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों प्रांतों के छोर इसे घेरे हुए हैं। यहाँ कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तमिल, तुलु, संस्कृत और हिंदी आदि 7 भाषाओं का संगम होता है। समुद्र किनारे स्थित मंजेश्वर में 1200 वर्ष प्राचीन श्रीनाथ अनंतेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। कन्नड़ भाषा के राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध कवि एम गोविंदा पई का जन्म 23 मार्च 1883 को यहाँ अपने नाना के घर पर हुआ था। गोविंदा पई के पिता मैंगलोर में व्यवसाय करते थे और साहूकार थिमप्पा पई के नाम से प्रसिद्ध थे। मैंगलोर में अपनी आरंभिक पढ़ाई के बाद गोविंदा पई उच्च अध्ययन के लिए मद्रास चले गए। अचानक पिता के निधन के कारण पढ़ाई अधूरी छोड़ उन्हें मैंगलोर वापस आना पड़ा। कविता के प्रति उनके मन में बहुत ललक थी। उन्होंने अपनी पहली कविता 12 वर्ष की आयु में लिखी थी। सन 1900 में उनकी पहली रचना सुवासिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पुरस्कार स्वरूप गोविंदा पई को 5 रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। पांजे मंगेश्वर को वे अपना काव्य गुरु मानते थे। कविता के फॉर्म यानी स्वरूप को लेकर वे हमेशा अपने गुरु से बहस करते। उन दिनों सभी ओर कविता में छंदों के अनुशासन का बहुत प्रभाव था। लय और गति को भी कविता में महत्व दिया जाता था ताकि वो संगीतबद्ध की जा सके। गोविंदा पई ने मुक्त छंद के साथ साथ सोनेट भी लिखे जो कि अंग्रेजी का काव्य रूप था। सोनेट के प्रयोग से वे महाकाव्य लिखना चाहते थे, पर सन 1910 तक वे छंद मुक्त कविता की शैली खोज रहे थे। उन्हें लगता था कि वे छंदों के अनुशासन में अपने विचार खुलकर नहीं दे पा रहे हैं। सन 1911 में उन्हें बड़ौदा जाने का अवसर मिला। यहाँ रहकर उन्होंने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की चुनिंदा बांग्ला कविताओं और मोहम्मद इकबाल की उर्दू कविता का मुक्त छंद में कन्नड़ में अनुवाद किया। विद्या व्यसनी बड़ौदा के तत्कालीन नरेश ने भी उन्हें इसके लिए बहुत प्रोत्साहित किया। गोविंदा पई को भी भाषाएं सीखने का शौक था और मूल भाषा सीखकर ही वो अनुवाद करते थे। उनकी अनुवादित कविताएं स्वदेश मणि नामक पत्रिका में प्रकाशित हुईं। मुक्त छंद की इस नई शैली पर संपादक और कन्नड़ साहित्यकारों ने खूब हंगामा किया। गोविंदा पई ने उत्तर दिया कि ये कन्नड़ साहित्य की पारंपरिक धारा में एक नया मोड़ है और आधुनिक विचार शैली को आज नहीं तो कल हमें अपनाना पड़ेगा। ये भारतीय साहित्य में नए जागरण का संकेत था।
मतंगळ पारमायरे जन्म मिदेष्टे है दिन रायन जाति मतंगळ पारमायरे जन्म मिदेष्टे है दिन रायन देदिय रायनुम ओन्ने अन्नु वेरु कुलतिन रायनुम ओन्ने वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सारी गा रे गा का परे सारी गा रे गा का परे गरे प ग प ग सा गा रे गा का परे सारी गा रे गा का परे ആയിരം ഉണ്ടിക്കു ചാത്തിയെന്നിൽ അന്നിയർ വന്നു പുകളെന്ന് നീത്തിയോര് ആയിരം ഉണ്ടിക്കു ചാത്തിയെന്നിൽ അന്നിയർ വന്നു പുകളെന്ന് നീത്തിയോര് തായിന് വയറ്റില പിറന്നൊരു തമ്മുഴ തായിന് വയറ്റില പിറന്നൊരു തമ്മുഴ ഷണ്ഡേ ശൈതാലും സഹദരനന്ന വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം वंदे मातरम वंदे मातरम। मंजेश्वर गोविंदा पई को अब एक नया धरातल मिल चुका था। आलोचनाओं से अलग उन्होंने भारत के विपुल सांस्कृतिक वैभव और संस्कृत भाषा के महान ग्रंथों का अध्ययन कर अपनी साहित्यिक धारा निश्चित की। मद्रास में पढ़ते समय डॉक्टर राधाकृष्णन उनके सहपाठी थे। दोनों गंभीर विषयों पर चिंतन मनन करते थे। यद्यपि वे पिता के बीमार होने पर बीए की पढ़ाई अधूरी छोड़कर वापस आ गए थे, पर परीक्षा में अंग्रेजी के उनके पेपर को स्वर्ण पदक का सम्मान मिला था। उनके घर में 7 भाषाओं की हजारों पुस्तकें थीं। अब मंजेश्वर में अपने विशाल पैतृक घर में उन्होंने अपना लेखन शुरू किया। 14 पंक्तियों का सोनेट उनका प्रिय छंद था। इसी को उन्होंने प्रयोग में लिया। सन 1916 में एक लंबी कविता लिखी, कविता अवतारा, जो कन्नड़ कोगिले पत्रिका में प्रकाशित हुई। उन दिनों पंडेश्वर गणपति राव के काव्य प्रबंध क्राइस्ट जन्म की बहुत चर्चा थी। इससे प्रभावित होकर उन्होंने ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने वाले करुण प्रसंग को लेकर महाकाव्य की कल्पना की। गोविंदा पई ने पहले हिब्रू भाषा सीखी। इस भाषा के उपरांत साहित्य का अध्ययन किया। उसके बाद ईसा मसीह के अंतिम दिनों पर अपना महाकाव्य लिखा, गोलाई गाथा। कन्नड़ भाषा के इस विलक्षण प्रबंध को बहुत प्रशंसा मिली। इससे उत्साहित होकर गोविंदा पई ने 3 महापुरुषों के जीवन के अंतिम दिनों पर काव्य रचनाएं की। एक थी वैशाली, जो महात्मा बुद्ध पर केंद्रित थी। दूसरी प्रभास, भगवान श्री कृष्ण पर आधारित थी। और तीसरी देहली, जिसमें महात्मा गांधी की जीवनी है। भारत छोड़ो आंदोलन को केंद्र में रखकर गोविंदा पई ने चित्रभानु नाटक की रचना की। इस नाटक के प्रकाशन से अंग्रेज अधिकारी भी उनकी गतिविधियों पर नजर रखने लगे। गोविंदा पई उस काल के एकमात्र ऐसे साहित्यकार हैं जो बहुभाषा विज्ञ हैं। गोविंदा पई 22 भाषाओं पर अधिकार रखते थे। इनमें संभाषण, लिखना पढ़ना और अनुवाद करना शामिल था।
जापानी भाषा सीखकर उन्होंने 8 नोह नाटक यानी शास्त्रीय जापानी ओपेरा का कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया और उसकी विशेषताओं से लोगों को परिचित करवाया। शोध में उनकी गहन रुचि थी और इतिहास तथा सामाजिक विषयों पर उनके 250 से अधिक लेख कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुए। सन 1949 में मद्रास राज्य के गवर्नर भावनगर के महाराजा श्री हरि सिंह ने उन्हें राज्य सरकार की ओर से राष्ट्र कवि के सम्मान से अलंकृत किया। गोविंदा पई एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्हें केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों राज्यों द्वारा उनकी तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में की गई साहित्य सेवा के लिए याद किया जाता है। राष्ट्र के प्रति उनका अविचल प्रेम था और वे राष्ट्रीय एकता के पोषक तथा गांधी जी के अनन्य भक्त थे। सारा जीवन उन्होंने खादी पहनी, सरल जीवन जिया और भारत माता की सेवा की। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। तेरा बाहर भी घर जैसा, तेरा बाहर भी घर जैसा, रहा प्यार ही पाता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। हिमालय तेरा, उसमें कितना दर्द भरा, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना दर्द भरा। फिर भी आग दबाकर अपनी रखता है वो हमें हरा, फिर भी आग दबाकर अपनी रखता है वो हमें हरा। सौ सोतों से फूट फूट कर, सौ सोतों से फूट फूट कर पानी टूटा था। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले। उस धानी आंचल में आहा, कितने देश विदेश पले। भाई भाई लड़े भले ही, भाई भाई लड़े भले ही, टूट सका क्या नाता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता।
बच्चे हम सब बंधन में बहु बार पड़े, तेरे प्यारे बच्चे हम सब बंधन में बहु बार पड़े। किंतु मुक्ति के लिए यहाँ हम कहाँ न जूझे, कब न लड़े। किंतु मुक्ति के लिए यहाँ हम कहाँ न जूझे, कब न लड़े। मरण शांति का दाता है तो, मरण शांति का दाता है तो, जीवन क्रांति विधाता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल उगे। तेरे आंगन में मोती ही हिलमिल तेरे हंस चुगे। सुख बढ़ जाता दुख घट जाता, सुख बढ़ जाता दुख घट जाता, जब वह है बट जाता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। तेरा बाहर भी घर जैसा, तेरा बाहर भी घर जैसा, रहा प्यार ही पाता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। मंजेश्वर गोविंदा पई के जीवन का एक रोचक प्रसंग है जो उन्हें सीधा गांधी जी से जोड़ता है। 12 मार्च सन 1930 को 60 वर्षीय गांधी अपने 74 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च पर निकले। जब साबरमती आश्रम से ये यात्रा शुरू होने वाली थी, तब काका कालेलकर ने सोचा गांधी जी को एक लाठी देना अच्छा होगा। 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा में इससे उन्हें सहारा रहेगा। गांधी जी ने ये भेंट स्वीकार की और हाथ में लाठी लिए रोज 10 मील पैदल चले। ये लाठी गांधी जी का प्रतीक बन गई, जो बाद में कविताओं में सच की लाठी के रूप में आई, जिससे अंग्रेज भागे। असल में ये लाठी एक 54 इंच ऊंचा बांस का डंडा था। ये हल्का और मजबूत था। ये एक विशेष प्रकार की केन से बना था, जिसे नागरा बेट्टा कहा जाता है। इसकी हर गांठ प्राकृतिक रूप से काले धब्बों से सजी है। ये केन तटीय कर्नाटक के मयनाड क्षेत्र में खूब पैदा होती है। गोविंदा पई अपनी युवा उम्र में गांधी जी के आह्वान पर नवसारी, गुजरात की यात्रा पर गए थे। यहाँ वे केशवराव देशपांडे द्वारा स्थापित गंगानाथ सर्व विद्यालय में पढ़ाने आए थे। प्राचार्य थे काका कालेलकर। दोनों विद्वानों की बहुत अच्छी मित्रता हो गई। सन 1920 में काका साहेब कालेलकर मैंगलोर में थे। वे गोविंदा पाई से मिलने मंजेश्वर गए। दोनों मित्रों में राष्ट्रभाषा के मुद्दे पर गहन चर्चा हुई।
साहित्य चर्चा के अलावा पुरानी यादें भी ताज़ा हुईं। दूसरे दिन जब काका कालेलकर लौटने लगे तो गोविंदा पई भीतर गए और एक सुंदर लाठी उनको भेंट स्वरूप दी और कहा, ये मेरे दादाजी की लाठी है, हमारे परिवार की एक सुंदर वस्तु, आपके काम आएगी। काका कालेलकर यात्रा से लौटे और साबरमती आश्रम में इसे सुरक्षित रख लिया। ये वही लाठी थी जो काका कालेलकर ने दांडी मार्च शुरू करते समय गांधी जी को दी थी और कहा कि लंबी पैदल यात्रा में ये आपको सहारा देगी। गांधी जी उस लाठी को साथ लेकर रोज 10 मील पैदल चलते थे। फिर वो लाठी जीवन भर गांधी जी के साथ ही रही। उसके साथ उनके कई चित्र प्रसिद्ध हुए हैं। गांधी जी के अवसान के बाद उनका सामान विभिन्न संग्रहालयों में प्रदर्शित किया गया। मंजेश्वर गोविंदा पई द्वारा प्रदत्त ये लाठी दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी संग्रहालय में प्रदर्शित है। 6 सितंबर सन 1963 को 80 वर्ष की आयु में भारतीय भाषाओं के इस महान सेवक का अवसान हो गया। भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों को शब्दों में प्रतिबिंबित कर राष्ट्रीय भाषाई एकता का प्रसार करने वाले ऐसे अमर शिल्पी को शत शत नमन। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। तेरा चंद्र वदन वर विकसित शांति सुधा बरसाता है। मलयानिल निश्वास निराला नवजीवन सरसाता है। हृदय हरा कर देता है यह, हृदय हरा कर देता है यह अंचल तेरा धानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। उच्च हृदय हिमगिरि से तेरी गौरव गंगा बहती है। और करुण कालिंदी हमको प्लावित करती रहती है। मौन मग्न हो रही देख कर, मौन मग्न हो रही देख कर सरस्वती विधिवाणी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। तेरे चित्र विचित्र विभूषण है फूलों के हारों के। उन्नत अंबर आतपत्र में रत्न जड़े हैं तारों के। केशों से मोती झरते हैं, केशों से मोती झरते हैं, या मेघों से पानी।
भारत भूमि भवानी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। ये वतन का वतन